नमस्कार साथियों, मैं विनोद नागर एक बार पुनः श्री अरविंदो आईएएस हमारे YouTube चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। आशा करता हूं आपने मेरे पिछले जो पॉलिटी के वीडियोस हैं 5 वीडियोस बहुत ज़्यादा एंजॉय किए होंगे, बढ़िया तरीके से आपको समझ में आए होंगे और हम पॉलिटी की अगली कड़ी में आपका जो है बहुत अच्छे तरीके से स्वागत करते हैं, प्लस आगे जो चीज़ें हैं उनको हम डिस्कस करते हैं। देखिए, जो मेरे पिछले 5 लेक्चर हैं वो पॉलिटी के पर्टिकुलर काफ़ी बेसिक लेक्चर्स रहे हैं। उनमें मैंने अभी तक संविधान के बारे में ज़्यादा डिस्कशन नहीं किया है। मैंने उनमें व्यवस्थाओं के बारे में डिस्कशन किया था। मतलब इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिटिकल सिस्टम जो हमारा था, जो पॉलिटिकल सिस्टम का इंट्रोडक्शन था वो ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका था। उसके बारे में मेरे जो 5 लेक्चर हैं, प्लीज़ आप उन्हें अच्छे तरीके से देख लें। अगर नहीं देखे हैं तो उसके बाद आपको ये जो चीज़ें हैं वो समझ में बहुत अच्छे तरीके से आने वाली है। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, आज हम जिसकी बात करने वाले हैं वो हमारा टॉपिक है भारतीय संविधान में। अगर हम स्टार्टिंग करें तो कहां से भारतीय संविधान की हम स्टार्टिंग करते हैं। जैसे जनरली अगर हम देखें तो क्योंकि मेरे मॉडर्न हिस्ट्री के लेक्चर भी चल रहे हैं तो वहां पर मैंने आपको बताया था कि पॉलिटिकल डेवलपमेंट कैसे होता है वो मैं मॉडर्न हिस्ट्री के साथ समझाऊंगा। ठीक है, इज दैट क्लियर? तो अभी जो हम देखने वाले हैं वो हम देखने वाले हैं कि संविधान बनाने के लिए सबसे पहले हम डिस्कस किसका करना होगा? संविधान सभा का। सबसे पहले हम जिसको डिस्कशन करेंगे वो क्या है? संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है ना। इसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले संविधान सभा के बारे में हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले। तो देखिए, कई सारे लोग इसको हम जब पढ़ते हैं, स्टार्टिंग करते हैं तो संविधान सभा को फैक्चुअल कंटेंट से स्टार्ट करते हैं। जैसे आप लोग इसे पढ़ते हो तो आप फैक्चुअल कंटेंट से उसे स्टार्ट करोगे, तो कई सारे लोग सीधे फैक्चुअल कंटेंट से स्टार्ट करते हैं, इसलिए कई सारी चीजें बाद में उनको समझ में नहीं आती है। लेकिन मैं संविधान सभा को सीधे सीधे आपकी प्रस्तावना, संविधान की जो प्रस्तावना है, जो संविधान की एक उद्देशिका होती है, उससे सीधे सीधे कोरिलेट करूंगा। अगर आपने प्रियम्बल से इसको कोरिलेट कर देखा तो आपको जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, ठीक है, उसमें जो लोग बैठे हुए थे वो लोग, और उन्होंने जो अपनी राय रखी, अपने ओपिनियंस रखे, और किस तरीके से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना, और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बना तो उसमें जो जो चीजें रखी गई वो उचित थी या नहीं थी, उन सबके कंसेप्ट क्लियर होंगे। आपके माइंड में कई सारे मिसकंसेप्ट होते हैं। कई बार आपको लोग बोल देते हैं इंडिया का कॉन्स्टिट्यूशन इतना अच्छा नहीं है, नहीं, और बाहर के कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा अच्छे हैं, अदर कंट्रीज के कॉन्स्टिट्यूशन ज्यादा अच्छे हैं। तो हम वही देखने का प्रयास यहां पर करेंगे कि जब संविधान सभा बनी थी, उस संविधान सभा के बनने के समय, संविधान बनाने के लिए उस संविधान सभा के सामने क्या क्या चैलेंजेस थे, क्या क्या कंडीशन उस समय थी, हम सबसे पहले वो देखते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हमें समझना होगा संविधान सभा के जो उद्देश्य और चैलेंजेस हैं, ठीक है, उनको समझने के लिए 2 चीजें यहां पर आपको समझनी पड़ेंगी। एक तो संविधान सभा के सामने चुनौती क्या क्या थी, उन चुनौतियों को जब आप समझेंगे तभी आपको इसके उद्देश्य समझ में आएंगे। ठीक है, और वो उद्देश्य जो किसके होंगे? भारतीय संविधान के उद्देश्य होंगे। मतलब जब तक आपको चैलेंजेस समझ में नहीं आएंगे, ठीक है, तब तक आपको ऑब्जेक्टिव समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, और जब आपको ऑब्जेक्टिव समझ में आएंगे तो भारतीय संविधान ऐसा क्यों है, इस तरीके के संविधान का निर्माण क्यों है। जो मैकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है, भारतीय संविधान का निर्माण, मेकिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, मेकिंग ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, भारतीय संविधान का निर्माण, यह आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाला है। अगर आपको ये दोनों चीजें बहुत अच्छे तरीके से पता है तो आपको पता होना चाहिए कि पर्टिकुलर मेरा लेक्चर से फोकस ये रहता है कि मैं मेंस के हिसाब से आपको जनरली पढ़ा रहा हूं, तो फैक्चुअल कंटेंट जहां आएंगे मैं आपको फैक्चुअल कंटेंट बिल्कुल बताते हुए चलूंगा। लेकिन अभी आपको ध्यान देते हुए इसमें चलना है कि हमारा जो कंसेप्चुअल अप्रोच है एटलीस्ट वो डेवलप हो जाए। अब देखिए, जब संविधान सभा बनी तो हम बात करते हैं 1946 के आसपास की। तो 1946 में हम ये देखें कि जो इंडिया था, इंडिया की कंडीशन कैसी थी 1946 की। अगर हम बात करें कि इंडिया की कंडीशन उस टाइम पर किस तरह की कंडीशन इंडिया की रही थी, तो अगर आप इसको देखेंगे तो आपको मिलेगा यहां पर कि 1946 के आसपास जो भारत की स्थिति थी वह किसका परिणाम थी? वह परिणाम थी ब्रिटिश उपनिवेश जो शासन था, ब्रिटिश उपनिवेश जो शासन था, मतलब कि जो ब्रिटिश रूल था, उस ब्रिटिश रूल की देन थी उस समय की व्यवस्था, है ना। किसकी देन थी? ब्रिटिश रूल की। मतलब कहीं ना कहीं आपको मॉडर्न हिस्ट्री का नॉलेज इसके लिए होना चाहिए। इज दैट क्लियर? अब आप देखिए, तो ब्रिटिश उपनिवेश शासन मतलब ब्रिटिश रूल, तो ब्रिटिश रूल के समय अगर आप देखेंगे तो इस रूल के समय 1946 में इंडिया की जो कंडीशन है वो कैसी है। अब आप देखिए इंडिया की कंडीशन उस समय बहुत ज्यादा थी। हमारा जो देश था, ठीक है, उसमें बहुत ज्यादा क्या था? आर्थिक पिछड़ापन। ये एक सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्थिक पिछड़ापन काफी ज्यादा था। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज ये होगी, मतलब हम ये चुनौती भी कह सकते हैं कि संविधान सभा के सामने उस समय मेन चुनौतियां क्या थी?
आर्थिक पिछड़ापन, मतलब जो हमारा इकोनॉमिकल डेवलपमेंट था, ठीक है, वो इकोनॉमिकल डेवलपमेंट बहुत ही वीक था। मतलब हम कह सकते हैं कि वीक इकोनॉमी, हमारी इकोनॉमी कैसी थी, बहुत ही ज्यादा वीक थी, बहुत ही ज्यादा कमजोर थी, बहुत ही ज्यादा पिछड़ी हुई थी। तो सबसे पहला क्या है, आर्थिक पिछड़ापन। और आर्थिक पिछड़ापन क्यों आया था, मैं बात कर रहा हूं कि ये जो सारी देन है, ये किसकी देन है, ब्रिटिश उपनिवेश शासन की। जो ब्रिटिश रूल रहा है, जो ब्रिटिश कॉलोनियल रूल रहा है, ये ब्रिटिश कॉलोनियल रूल जो रहा है, उसी की ये देन थी। कौन, ये सारी चीजें जो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखिए, आर्थिक पिछड़ापन, इकोनॉमिकल जो हम वीक थे, वो किसकी वजह से, इनकी शोषणकारी नीतियों की वजह से हम वीक थे, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी शोषणकारी नीतियां अपनाई, ठीक है। इनकी जो शोषणकारी नीतियां थी, ब्रिटिश की जो शोषणकारी नीतियां थी, ठीक है, उन शोषणकारी नीतियों का परिणाम था आर्थिक पिछड़ापन। उस शोषणकारी नीति में अगर आप देखेंगे तो आपको कई सारी चीजें देखने के लिए मिलेंगी शोषणकारी नीतियों में। मतलब इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन इन्होंने जो हमारा किया था, वो हमारा एक्सप्लॉयटेशन उन्होंने आर्थिक तरीके से बहुत ज्यादा किया था, जिसको आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ। दादा भाई नौरोजी ने जो दिया था, धन निकासी का सिद्धांत। अगर आप धन निकासी के सिद्धांत को पढ़ेंगे, जब मॉडर्न हिस्ट्री आप पढ़ेंगे, तो वहां जब धन निकासी के सिद्धांत को आप पढ़ते हैं, ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी को आप पढ़ते हैं, तो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी से आपको यह सीखने के लिए मिलता है कि किस तरीके से इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटेन शिफ्ट होती चली गई, किस तरीके से इंडिया गरीब होता चला गया और ब्रिटेन अमीर होता चला गया। ये अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, और मैं हर जगह इकोनॉमिकल चीजों को लेकर क्यों सबसे पहले आगे बढ़ रहा हूं, क्योंकि कहीं ना कहीं इकोनॉमी और पॉलिटी दोनों एक दूसरे से काफी ज्यादा जुड़ी हुई हैं। कई बार देखो, अंग्रेजों ने सबसे पहले हमारे यहां क्या किया, पॉलिटिक्स पर कब्जा किया, उसके साथ साथ हमारी इकोनॉमिक्स पर भी कब्जा कर लिया। इज दैट क्लियर। लेकिन जब जब इकोनॉमी पर अच्छे तरीके से कब्जा होता है, जब जब इकोनॉमी पर इंफ्लुएंस बहुत ज्यादा होता है, तब तक पॉलिटी अपने आप धीरे धीरे कंट्रोल में आने लगती है। इज दैट क्लियर। मतलब दोनों एक दूसरे के साथ चल रहे हैं, हम ये देखेंगे इसमें। लेकिन वो मॉडर्न हिस्ट्री का कंसेप्ट है, तो मैं बहुत ज्यादा उसमें नहीं जाऊंगा, लेकिन इससे रिलेटेड जो सारे के सारे मॉडर्न हिस्ट्री के टॉपिक्स हैं, उनको पढ़ना रहेगा। क्यों, क्योंकि संविधान सभा, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली मॉडर्न हिस्ट्री का भी पार्ट है, और कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का भी पार्ट है। दोनों जगहों पर, मतलब मेंस का पेपर फर्स्ट, ठीक है, पेपर फर्स्ट मेंस का, और पेपर सेकंड, उन दोनों में ही यहां से क्वेश्चंस कई बार पूछ लिए जाते हैं। इसलिए आपको दोनों के तरीके से समझना उसको जरूरी है। तो मैं इस लेक्चर में मैं उसको मॉडर्न हिस्ट्री के हिसाब से भी थोड़ा सा आपको समझा दूंगा, काफी ज्यादा, ठीक है, जो भी रहेगा वो। तो एक्सप्लॉयटेशन बहुत ज्यादा हुआ, ड्रेन ऑफ वेल्थ की वजह से हमारी इंडिया की इकोनॉमी ब्रिटेन शिफ्ट होती चली गई, मतलब हमारी जीडीपी निरंतर गिरती हुई चली गई। उसकी वजह से क्या हुआ, हमारी कंट्री में आर्थिक पिछड़ापन आया। तो संविधान सभा के सामने जो हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली थी, कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के सामने सबसे पहला चैलेंज ये था कि जो हमारी इकोनॉमिकल वीकनेस हुई है, जो हम इकोनॉमी में इतना ज्यादा पीछे गए हैं, उसको किस तरीके से हमें आगे लेकर जाना है। पहला पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट की अगर आप बात करेंगे, तो उस समय इसकी वजह से हमारे देश में भयंकर क्या थी, गरीबी थी, बहुत ज्यादा गरीबी थी। मतलब हमारा देश पॉवर्टी से गुजर रहा था, बहुत ज्यादा पॉवर्टी इंडिया में थी उस समय, क्योंकि जब आर्थिक पिछड़ापन रहेगा तो ऑब्वियसली गरीबी आएगी, भयंकर गरीबी थी। क्यों, क्योंकि बेरोजगारी बहुत ज्यादा थी, बेरोजगारी भी काफी ज्यादा थी। बेरोजगारी कैसे बहुत ज्यादा बढ़ी, जब आप ब्रिटिशर्स को पढ़ते हैं तो आप देखेंगे कि इनकी जो ड्रेन ऑफ वेल्थ की थ्योरी थी, उसी के साथ इनके जो ब्रिटेन वालों के जो इकोनॉमिकल इंपैक्ट्स हम पर हुए थे, उस इकोनॉमिकल इंपैक्ट में सबसे खतरनाक इन्होंने जो काम किया था, वो क्या किया था, इन्होंने कृषि का जो है व्यवसायीकरण कर दिया था, कमर्शियलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का कमर्शियलाइजेशन किया था, कृषि का व्यवसायीकरण, मतलब कि खाद्यान्न कृषि को व्यापारिक कृषि में इन लोगों ने काफी ज्यादा बदल दिया था। अगर आप पढ़ेंगे मॉडर्न हिस्ट्री तो आप उसमें देखेंगे ये सारी चीजें, ठीक है, कि किस तरीके से हमारे यहां कपास, नील, अरे बात समझ, जो व्यापारिक फसलें थी जो बेची जाती थी, उन फसलों की खेती होने लगी थी। और ये लोग क्या करते थे, हमारे कृषि का व्यवसायीकरण करके हमारी फसलों को बहुत कम दाम पर खरीदते थे। इज दैट क्लियर। हमारे हस्तशिल्प उद्योग का इन्होंने पतन कर दिया था, डिक्लाइन ऑफ हैंडीक्राफ्टेड इंडस्ट्रीज, उनका इन्होंने पतन कर दिया था। इज दैट क्लियर। अगर आप मेरा पिछला लेक्चर मॉडर्न हिस्ट्री का देखेंगे, जो उसमें फर्स्ट लेक्चर मेरा मॉडर्न हिस्ट्री का डाला हुआ है, उसमें आप देखेंगे तो मैंने इकोनॉमिकल इंपैक्ट काफी ज्यादा ब्रिटिशर्स के समझाए थे। अगर उस लेक्चर से इसको आप जोड़ने की कोशिश करेंगे तो आपको सारी चीजें ऑलमोस्ट क्लियर होंगी कि इनकी जो एक्सप्लॉयटेशन की पॉलिसी थी और जो ब्रिटिशर्स की इकोनॉमिकल पॉलिसी थी, भयंकर गरीबी,
बेरोजगारी उसी का एक रिजल्ट रहा है कहीं ना कहीं। तो भारत में क्या हुआ, जब हैंडीक्राफ्टेड इंडस्ट्रीज का डेक्लाइन हुआ, जब हैंडीक्राफ्टेड इंडस्ट्रीज बंद होने लगी, हैंडीक्राफ्टेड इंडस्ट्रीज काफी नीचे चली गई, तो उस समय बहुत सारे जो लोग हैं, इज दैट क्लियर, वो बहुत सारे लोग किसकी तरफ, हैंडीक्राफ्टेड इंडस्ट्रीज से एग्रीकल्चर की तरफ आने लगे। अगर मैं आपको एक मोटा मोटा आंकड़ा दूं तो उस समय अगर आप देखेंगे तो जब एग्रीकल्चर जो हमारे यहां पर चल रहा था, उस समय जब उन्होंने कृषि का व्यवसायीकरण किया, उस समय 60 से 65% लोग एग्रीकल्चर में थे। लेकिन जब इन्होंने एग्रीकल्चर का व्यवसायीकरण किया, उस समय की बात इतने हैं, लेकिन उसके बाद कितने हुए, जब इन्होंने व्यवसायीकरण स्टार्ट किया तो उस समय तो इतने हैं, लेकिन जब व्यवसायीकरण बढ़ गया आगे तो उसके बाद कृषि पर डिपेंड लोग हो गए 80 से 83% के आसपास। एक मोटा मोटा आंकड़ा है, कुछ किताबों में अलग अलग दिया है, 1% का फर्क आ सकता है। तो 80 से 83% के आसपास लोग किस पर, एग्रीकल्चर पर डिपेंड हो गए। जब इतने लोग एग्रीकल्चर पर डिपेंड होंगे तो ऑब्वियसली गरीबी आएगी, ऑब्वियसली बेरोजगारी आएगी, और ऑब्वियसली ही एक इंपॉर्टेंट चीज होगी कि लोगों के जीवन स्तर है, बहुत ज्यादा रहने का जो जीवन स्तर है, जो लिविंग लाइफ का उनका स्टैंडर्ड है, वो बहुत ज्यादा नीचे चला जाएगा। इज दैट क्लियर? आई होप आपको ये चीज समझ में आ रही होगी। तो सबसे पहला आर्थिक पिछड़ापन, उसके बाद है भयंकर गरीबी, काफी ज्यादा हमारे यहां पर पॉवर्टी थी। अब इन सब चीजों की वजह से एक और चीज हुई, थर्ड इंपॉर्टेंट चीज, कि जब लिविंग स्टैंडर्ड नीचे जाएगा, जब सारी चीजें नीचे जाएंगी तो कुछ और चीजें भी बढ़ती चलेगी, जिसके पीछे कुछ और भी रीजन है, जैसे महामारी का प्रकोप। ठीक है, आज के टाइम पे कोरोना चल ही रहा है, आप देख रहे होंगे क्या स्थिति है। लेकिन आज के समय कंट्रीज इतने डेवलप होते हुए भी, इतनी सारी चीजें होते हुए भी हमारे यहाँ क्या स्थिति आप देख रहे हैं। तो उस समय क्या हुआ होगा, उस समय अगर आप देखेंगे तो महामारियों का प्रकोप काफी ज्यादा था, जैसे हैजा, मलेरिया, मलेरिया का प्रकोप तो काफी ज्यादा था, टाइफाइड। ठीक है, इन सारी महामारियों ने, कई सारी इन महामारियों ने, पेंडेमिक्स ने इंडिया को अपने आगोश में लेकर रखा था और बहुत ज्यादा लोगों की मृत्यु हो रही थी। ऐसा कहा जाता है कि उस समय करीबन करीबन जो नवजात शिशु थे, मतलब जो चाइल्ड जन्म लेते थे, उनमें से 1000 चाइल्ड पर हम ये मान के चलें कि 170 से 175 चाइल्ड की डेथ हो जाती थी। इज दैट क्लियर? ये अपने आप में एक इंपॉर्टेंट बात है। देखिए आप, महामारी क्यों फैली, क्योंकि उस समय जो मेडिकल फैसिलिटीज थी, वो मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ही वीक थी। किसके समय? अंग्रेजों के समय। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने हमारा इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन किया, बस बहुत ज्यादा इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन करते गए। ठीक है, बहुत ज्यादा शोषण करते चले गए, लेकिन हमारे विकास के लिए जो बुनियादी ढांचा होता है, जो हमारा फाउंडेशन होता है, जो किसी भी कंट्री के लोगों के विकास के लिए जरूरी होता है, उनके लिविंग स्टैंडर्ड्स को सुधारने के लिए जरूरी होता है, वो ऐसा काम उन्होंने इंडिया में बहुत ही ज्यादा कम किया। और कुछ काम किए भी थे ऐसे, तो वो उन्होंने सिर्फ अपने फायदे के लिए किए थे। जैसे उन्होंने रेलवे का विकास किया तो वो अपने फायदे के लिए किया। क्यों? क्योंकि उन्होंने इंडिया के कोने कोने से व्यापार करने का कंसेप्ट निकाला, और जब इंडिया के कोने कोने से व्यापार करना है तो ऑब्वियसली उनको क्या करना पड़ेगा, रेलवे का जाल बिछाना पड़ेगा, सड़कों का निर्माण करना पड़ेगा। ये सारी चीजें उन्होंने कहीं ना कहीं करना स्टार्ट की। क्यों? क्योंकि उनको रॉ मटेरियल की बहुत ज्यादा जरूरत थी। इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन का रिजल्ट हुआ, रॉ मटेरियल उनको बहुत ज्यादा चाहिए था, और जो वो चीज बनाते थे, मतलब मैं ये कह सकता हूं एक लाइन में आप समझिए कि वो भारतीयों से कच्चा माल, रॉ मटेरियल बहुत ज्यादा प्राप्त करते थे, और उनके यहां जो चीजें बनती थी उसको भारतीय बाजार में ही उच्च दामों पर लाकर बेच देते थे। मतलब हमसे हमारा रॉ मटेरियल बहुत कम दामों में खरीद रहे हैं, लेकिन उनकी चीजें हमें बहुत ही उच्च दामों में दे रहे हैं। इसी को तो कहते हैं इकोनॉमिकल एक्सप्लॉयटेशन। क्यों? क्योंकि पॉलिटिक्स उनके कंट्रोल में थी। लेकिन कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में क्या हुआ, क्या पॉलिटी हमारे कंट्रोल में आ रही है, मतलब जो राज्य व्यवस्था है, जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है, प्रशासन है, वो इंडियंस देखेंगे। जब हम उसको बनाएंगे तो हमारी कंट्री के लोगों के लिए क्या क्या मुद्दे हैं वो भी तो हम देखें। तो आपको ध्यान रखना है 1946 की कंडीशन कंट्री की क्या चल रही है, उस समय की स्थिति क्या चल रही है। तो महामारियां काफी ज्यादा भयंकर तरीके से फैली हुई थी, मेडिकल फैसिलिटीज बहुत ज्यादा अच्छी उस समय पर नहीं थी। और मेडिकल फैसिलिटीज में अगर मैं आपको एक और एग्जांपल देना चाहूं तो आप देखिएगा उस समय की स्थिति यह थी कि करीब करीब 2000 से, ठीक है, सिर्फ 2500 के आसपास ही इंडिया में डॉक्टर्स पर ईयर बन रहे थे, और ये डॉक्टर्स भी पर्टिकुलर जो शहरी क्षेत्र है वहीं पर निवास करते थे। ठीक है, मतलब जो शहरी प्लेस है वहीं पर ये रहते थे, सिटी प्लेस पर ही रहते थे, गांव में तो बहुत ही कम जाते थे। इसलिए महामारी का जो प्रकोप है, जो विलेज एरिया है, मतलब जो इंटीरियर एरिया है, वहां पर तो इतना खतरनाक होता था कि गांव के गांव ही साफ हो जाते थे कई बार। तो ये स्थितियां होती थी।
ठीक है, इसीलिए शहरी क्षेत्र, और मतलब मेडिकल फैसिलिटीज वहां ज्यादा थी जहां पर अंग्रेज रह रहे हैं, अंग्रेजों की जहां पर कॉलोनीज है वहां पर ये सारी चीजें काफी ज्यादा मिलती थी। तो इस वजह से क्या होता है कि महामारी उस समय बहुत ज्यादा हमारे यहां पर फैली हुई थी। तो पहली चुनौती आर्थिक पिछड़ापन, दूसरी भयंकर गरीबी, मतलब इकोनॉमिकली वीकनेस, पॉवर्टी, एंड जो पैंडेमिक्स वगैरह होती हैं, जो डिसीज वगैरह है, वो उस समय बहुत ज्यादा हमारे यहां पर फैले हुए थे। इज दैट क्लियर? अब इन सब चीजों की वजह से आपको एक और इंपॉर्टेंट चीज यहां पर समझ में आ रही होगी, वो ये है कि हम ये कह सकते हैं, जो फोर्थ नंबर पर अगर मैं रखना चाहूं कि फोर्थ बहुत बड़ी चुनौती क्या थी जो हमारे संविधान को बनते समय, कि हमें और किन चीजों के लिए इंडिया को आगे ले जाना है, तो अगर मैं उसकी बात करूं तो वो मैं ले सकता हूं कि हमारे यहां पर फोर्थ नंबर, मैं यहां पर बता रहा हूं फोर्थ नंबर, 3 यहां हो चुके हैं, ठीक है। सामाजिक विषमता बहुत ज्यादा थी। सामाजिक विषमता मतलब हमारे यहां पर सोशल इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा थी, ठीक है। इसका मतलब क्या है, मतलब हमारे यहां पर सोशल जस्टिस कम ही था। सोशल जस्टिस से कम से मतलब यह है कि अगर आप देखेंगे सामाजिक विषमता से मतलब, तो यहीं से देख लीजिए आप। पहली बात तो सामाजिक विषमता में क्या आता है, हमारे यहां पर इकोनॉमिकली भी विषमता थी, मतलब इकोनॉमिकल इनइक्वालिटी थी। जो जमींदार थे, ठीक है, जो हमारे यहां पर पूरे जमींदार वर्ग जो रहा है वो वर्ग, साहूकार वर्ग, ये जो लोग रहे, जो अंग्रेजों के टच में रहे थे, जो अंग्रेजों के लिए काम करते थे, वो लोग धनी वर्ग थे, काफी ज्यादा पैसा उनके पास था। लेकिन एक तबका ऐसा था जो बहुत ही ज्यादा गरीब था भारत में। तो इकोनॉमिकली भी बहुत ज्यादा क्या थे, हमारे यहां पर असमानताएं थी। इसके अलावा हालांकि बहुत सारी सामाजिक विषमता आज भी मौजूद है। ये जो सारे के सारी चीजें आपको दिख रही हैं, मैं ये नहीं कहूंगा कि इन सारी चीजों को हमने अचीव कर लिया है। जब मैं अपने आने वाले लेक्चर्स में इसका मूल्यांकन करवाऊंगा, क्योंकि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है उसके आने वाले कुछ लेक्चर्स रहेंगे मेरे, जो कि मैं कोशिश कर रहा हूं कि आपको मेंस के हिसाब से डेप्थ नॉलेज मिले। क्योंकि स्टार्टिंग के जो लेक्चर्स होते हैं पॉलिटी या किसी भी सब्जेक्ट के अगर लेक्चर्स हों, तो स्टार्टिंग के 20-25 लेक्चर्स ऐसे होते हैं जो उस सब्जेक्ट की पूरी अवधारणा आपके दिमाग में डाल देते हैं। फिर अगर आप किसी बुक से भी पढ़ते हैं या आप सेल्फ स्टडी भी करते हैं या फिर आप टीचर के आगे के लेक्चर्स भी देखते हैं, तो आपको बहुत अच्छे तरीके से क्लियर होते हैं। इसलिए जरूरी है कि आपका बेस बहुत मजबूत हो, और बेस मजबूत होने के लिए आपका कोरिलेशन और आपका एक जो बैकग्राउंड का नॉलेज होता है टॉपिक का, वो आपको बिल्कुल होना चाहिए। तो सामाजिक विषमता काफी ज्यादा हमारे यहां पर देखने के लिए उस टाइम पे मिली। हमारे यहां पर जातिगत विषमता भी काफी ज्यादा थी। जातियों में हमारे यहां डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था। डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा डिस्क्रिमिनेशन हमारे यहां पर होता था, ठीक है। अपर कास्ट और लोअर कास्ट का जो डिस्क्रिमिनेशन था, वो डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था, अपर कास्ट एंड लोअर कास्ट, ठीक है। क्योंकि ये जब चीजें पता होंगी आपको, तभी आपको समझ में आएगा कि भारत के संविधान में डीपीएसपी क्यों है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। भारत के संविधान में फंडामेंटल राइट्स क्यों हैं, मौलिक अधिकार क्यों हैं, भारत के संविधान में नागरिकता कैसी है, ठीक है, वो आपको यहां से जानने के लिए मिलेगा। सिटीजनशिप कैसी है, वो आपको यहां पर यहीं से समझ में आएगा कि क्या इंपॉर्टेंट बात थी, क्यों ऐसा है। तो ये जो सारे प्रावधान भारत के संविधान में रखे गए हैं, जो सारे प्रोविजंस इंडिया के कॉन्स्टिट्यूशन में हैं, वो क्यों हैं। कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली ने संविधान जिस तरीके से बनाया, वैसा क्यों बनाया, जरूरत क्या थी उस तरीके के संविधान को बनाने की, या यहीं से तो सीखेंगे सारी की सारी चीजें। तो देखिए, सामाजिक विषमता, सोशल इनइक्वालिटी, डिस्क्रिमिनेशन काफी ज्यादा था, भेदभाव काफी ज्यादा था, ठीक है। उसको कैसे दूर किया जाए, वो भी अपने आप में संविधान सभा के सामने एक प्रश्न था। और सामाजिक विषमता काफी हद तक, बहुत ज्यादा मामलों में अंग्रेजों की भी कई हद तक देन रही है। इज दैट क्लियर? अब मतलब मैं सारी चीजों को अगर बोलना चाहूं तो मैं बोल सकता हूं। एक और अगर मैं लेना चाहूं, हालांकि इन सबका सार है, वो क्या है, 5th पॉइंट अगर मैं लेना चाहूं तो मैं ले सकता हूं उपनिवेशकारी शोषण, मतलब कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन, ठीक है। जो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हमारे यहां पर हुआ था, वो कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन खतरनाक था। उस कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन से आने वाली जनता को बचाना था। मतलब जो शोषण हुआ था हमारी जनता का, हमारे किसानों का शोषण हुआ था, हमारे मजदूरों का शोषण हुआ था, इन सब लोगों का जो एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, तो सब लोगों की एक आशा उम्मीद थी। क्योंकि आप देखेंगे कि जब आप स्वतंत्रता संग्राम पढ़ेंगे, तो भारत की आजादी के स्वतंत्रता संग्राम के अपने मूल्य हैं। जो नेशनल मूवमेंट पूरा हुआ है, जो राष्ट्रीय आंदोलन पूरे हुए हैं, उन राष्ट्रीय आंदोलनों में फार्मर्स, किसानों ने भी भाग लिया, मजदूरों ने भी भाग लिया, ठीक है, आम नागरिक ने भी भाग लिया। इज दैट क्लियर? और इन सब लोगों ने भाग क्यों लिया? क्योंकि इनके सबके अपने अपने पर्सनल मुद्दे थे। आ रही बात समझ में? तो अब जो नया संविधान बनेगा, क्या उस नए संविधान में इन सब लोगों की बात सुनी गई या नहीं सुनी गई? किसानों की बात सुनी गई या नहीं सुनी गई? मजदूरों की बात सुनी गई या नहीं सुनी गई?
व्यापारियों की बात सुनी गई या नहीं सुनी गई, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं महिलाओं के मुद्दे को सॉल्व किया गया या नहीं किया गया, ये सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजें जो है कहीं ना कहीं जो उपनिवेशकारी शोषण हुआ था, मतलब जो एक हमारा कॉलोनियल एक्सप्लॉयटेशन हुआ था, ऐसा ना हो कि हम जो सरकार बनाएंगे आने वाले समय पर, हम जो संविधान बना रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन बना रहे हैं, उस कॉन्स्टिट्यूशन में भी कहीं ना कहीं हम एक्सप्लॉयटेशन लोगों के लिए कर दें। अगर ऐसा हो जाएगा तो ये बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं गलत होगा। ठीक है, तो ये मेन मुद्दे थे उस टाइम के। अगर मैं मेन मुद्दों की बात करूं तो मैं मानता हूं कि 4-5 जो मुद्दे काफी बड़े मुद्दे थे उस टाइम पर। ठीक है, जैसे आर्थिक पिछड़ापन, जैसे कई कारण थे, बता चुका हूं। कृषि का विकास, व्यवसायीकरण इन लोगों ने किया। जैसे अब आपको कुछ पॉइंट्स और भी इससे बढ़ाने हैं, तो आर्थिक पिछड़ापन के तो कई सारे कारण थे। जैसे कृषि, मान लो उस समय भारत कृषि प्रधान देश रहा है, काफी ज्यादा, आज भी है। हालांकि आज सर्विस सेक्टर का अपना बहुत बड़ा योगदान हमारी जीडीपी में, इज दैट क्लियर। लेकिन उस समय अगर भारत कृषि प्रधान देश था तो एक और सबसे बड़ी चुनौती थी, जिसको मैं अलग से अगर पॉइंट बनाना चाहूं तो बना सकता हूं, वो ये कि भारत में किस तरीके से कृषि का विकास किया जाना चाहिए। कृषि का विकास अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती थी। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, ये अपने आप में बहुत एक बड़ी प्रॉब्लम थी। डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर, कि एग्रीकल्चर का डेवलपमेंट हमें करना है। क्यों? क्योंकि ब्रिटिशर्स ने क्या किया था, ब्रिटिशर्स ने एग्रीकल्चर से खूब फायदा लिया, लेकिन उनके जो लोग थे उन्होंने एग्रीकल्चर में इन्वेस्ट नहीं किया। ध्यान रहे, ब्रिटिशर्स ने जो हमारा एग्रीकल्चर था उसमें इन्वेस्ट नहीं किया, मतलब उसमें निवेश नहीं किया। और जो उसमें निवेश नहीं किया तो बहुत ज्यादा हमारा एग्रीकल्चर डेवलप नहीं हुआ, क्योंकि हमारा एग्रीकल्चर टेक्नोलॉजी से नहीं जुड़ा। इज दैट क्लियर? किसान नई नई चीजों से नहीं जुड़ पाए, खाद कैसा देना है, उन्नत बीज कैसे देना है, इन सारी चीजों की उस समय बहुत ज्यादा कमी थी, तो पैदावार भी कहीं ना कहीं कम होती थी। तो उस तरफ भी हमें देखकर चलना था। और इन सब के बावजूद एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट अगर मैं यहां पर रखना चाहूं तो वो इंपॉर्टेंट पॉइंट हो सकता है, वो है हमारे पूरे भारत की एकता को बनाकर रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लाइन, जो पूरी यूनिटी थी इंडिया की, उस यूनिटी को भी मेंटेन करना। ठीक है, क्योंकि हमारे यहां पर उस यूनिटी को मेंटेन करने में क्या प्रॉब्लम थी, क्योंकि हमारे यहां पर क्या था, हमारे यहां पर अगर आप देखेंगे तो भारत में बहुत ज्यादा, आई होप ये सारी चीजें जो मैं बना रहा हूं आप प्लीज नोट करते हुए चलिएगा लाइन बाय लाइन, क्योंकि की पॉइंट्स आपको नोट करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। इज दैट क्लियर? अगर की पॉइंट्स नोट नहीं करेंगे तो डेफिनेटली आपको प्रॉब्लम आने वाली है। ठीक, तो अब देखिए ये सारी चीजें, अगर मैं अगला पॉइंट इस पर रखना चाहूं तो मैं अगला पॉइंट वो क्या रखूंगा, तो अगला पॉइंट पे रखूंगा कि देश की एकता को बनाए रखना। बहुत बड़ा पॉइंट, अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था उस समय। जो हमारी यूनिटी है, उस यूनिटी को हम कैसे मेंटेन करेंगे, उस यूनिटी को हम कैसे सरवाइव करेंगे आगे, ठीक है, वो अपने आप में बहुत बड़ा मुद्दा था। तो इस मुद्दे को सॉल्व करने के लिए हमारी संविधान सभा ने काफी सारी चीजें की हैं, आगे आएगा वो। लेकिन इसमें सबसे पहला जो पॉइंट था वो क्या था, एकीकरण। ठीक है, यूनिफिकेशन जो हमारी कंट्री का होना था, जिसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का अपना एक बहुत बड़ा योगदान है। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल और मेनन साहब, इन दोनों का काफी बड़ा योगदान इसमें रहा है। आगे पढ़ेंगे आप, जब यूनिफिकेशन एकीकरण की कहानी पूरी पढ़ेंगे तो बिल्कुल आपको आगे जानने के लिए मिलेंगी। सब बहुत सारी रोचक बातें, बहुत मजेदार बातें इसमें आपको सीखने के लिए मिलेंगी और बहुत कुछ मजा आएगा इसको आपको पढ़ने में। तो देखिए, देश की एकता को बनाए रखना ये हमारे लिए सबसे बड़ा एक मुद्दा था उस समय। क्यों? क्योंकि हमारे देश में जातिगत, सांस्कृतिक, मतलब कास्टली, ठीक है, कास्ट के तौर पर और कल्चर के तौर पर, और हम देखें, ठीक है, क्षेत्रीय, भाषाई आदि विविधताएं थी, मतलब लैंग्वेज वाली भी जो हम अगर बात करें, ये सारी डाइवर्सिटी हमारे यहां पर बहुत ज्यादा थी। ये सब डाइवर्सिटी हमारे यहां पर रही, मतलब विविधता हमारे यहां पर बहुत थी। बोलते ना अनेकता में एकता, यही भारत की विशेषता। तो कहेंगे वो चीज कैसे है, हमारे यहां पर जातिगत विभिन्नताएं बहुत ज्यादा थी, मतलब कास्टली डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा थी, सांस्कृतिक डाइवर्सिटी थी, क्षेत्रीय डाइवर्सिटी थी, भाषाई डाइवर्सिटी थी। ये सब चीजों में लोग हमारे यहाँ अलग अलग थे। आप साउथ इंडिया चले जाओ, वहां पर आपको अलग लैंग्वेज मिलेगी। कर्नाटक में अलग लैंग्वेज है, तमिलनाडु में अलग लैंग्वेज है, बिहार में अलग लैंग्वेज है, यूपी में थोड़ी अलग लैंग्वेज है, मध्य प्रदेश में थोड़ी अलग लैंग्वेज है, राजस्थान में थोड़ी अलग लैंग्वेज है। तो क्या है, हमारे यहाँ पर काफी ज्यादा भाषाई मुद्दे थे, क्षेत्रीय मुद्दे थे, मतलब लोगों के, और जो उभरते हुए नेतागण उस टाइम पर थे और जिन लोगों ने स्वतंत्रता संग्राम में पार्टिसिपेट किया था, उन सबने अपने क्षेत्रीय मुद्दों को संविधान सभा के सामने रखा। इसलिए तो सारे प्रांतों से, सारे क्षेत्रों से संविधान सभा में लोग थे। आगे देखेंगे आप कितने लोग थे, कैसे क्या है, जब मैं उसको पढ़ाऊंगा फैक्चुअल इंफॉर्मेशन, बट मैं अभी आपका कंसेप्ट क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूं, तो प्लीज आप उसी पर ध्यान दीजिए।
इन सारी विभिन्नताओं के बावजूद हमें कंट्री की एकता को बनाकर रखना था। क्यों? क्योंकि जब अंग्रेज हमारे यहां से छोड़कर गए थे तो उन्होंने क्या बोला था, बहुत सारे यूरोपियंस का कहना था कि इंडिया का बल्कनाइजेशन हो जाएगा। बल्कनाइजेशन से मतलब जैसे बाल्टिक नेशंस टूट गए थे वैसे ही इंडिया जो है टुकड़ों में बट जाएगा, टुकड़ों में बट जाएगा। और टुकड़ों में बटकर हमारे यहां पर बहुत जो छोटे छोटे देश हैं वो छोटे छोटे देश बन जाएंगे, मतलब भारत में बहुत छोटे छोटे कंट्रीज बन जाएंगी। इज दैट क्लियर? बहुत छोटी छोटी कंट्रीज बन जाएंगी। लेकिन ऐसा नहीं होने दिया। सरदार वल्लभ भाई पटेल ने बहुत बड़ा रोल प्ले किया इसमें, उन्होंने ऐसा नहीं होने दिया। क्योंकि ब्रिटिश प्रांत तो देशी रियासत है, काफी सारी देशी रियासतों के अपने नखरे थे। जब आप आगे पढ़ेंगे जो प्रिंसली स्टेट्स थे, काफी सारे प्रिंसली स्टेट्स के अपने सारे बहुत सारे नखरे थे। हालांकि उनके नखरे सबसे ज्यादा खत्म किसने किए बाद में? इंदिरा गांधी ने। पढ़ेंगे आप आगे कि इंदिरा गांधी ने कैसे प्री पर्स खत्म कर दिया राजाओं का। आ रही बात समझ में? कैसे उनकी पेंशन इंदिरा गांधी ने बंद कर दी और किस तरीके से उन्होंने कुछ बोल्ड डिसीजंस लिए। वो आगे देखेंगे जब आप चेंजेस पढ़ेंगे तब। मैं आपको जब इंडिया आफ्टर इंडिपेंडेंस की कहानी पढ़ाऊंगा तो उसमें आएगी वो सारी चीजें। तो ये जो सारा का सारा कंसेप्ट है, ये सारा का सारा कंसेप्ट कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है हमारी यूनिटी से, एकता से। तो हम यूनिटी या एकता को अगर बनाकर रखना चाहेंगे तो जरूरी था कि हमारी कंट्री का यूनिफिकेशन अच्छे से हो। तो ये भी हमारे सामने उस समय एक बहुत बड़ी समस्या के रूप में उभरा हुआ था, काफी बड़ी समस्या थी। इज दैट क्लियर? मैंने थोड़ा ब्रीफ में समझाया आपको, बहुत ज्यादा नहीं, क्योंकि जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ लेंगे आप तो मुझे ऐसा लगता है कि इस टॉपिक का एनालिसिस आप और ज्यादा अच्छे तरीके से कर लेंगे। क्योंकि जो मॉडर्न हिस्ट्री के आने वाले लेक्चर्स हैं उनके थ्रू आप इसका और अच्छे से पूरा का पूरा एक सिनेरियो जो कंप्लीट कर पाएंगे। मैंने आपको मोटे मोटे तौर पर समझाया है कि क्या क्या चीजें उस समय और कौन कौन से मुद्दे उस समय रहे होंगे, ये सारी चीजें मैंने आपको यहां पर समझाई है। इज दैट क्लियर? अगर ये सारी चीजें आपको समझ में आएंगी तो आपको हमारा प्रियम्बल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आएगा। हमारी जो संविधान की प्रस्तावना है वो भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आने वाली है। इन प्रस्तावना से पहले मैं आपको कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के ही बारे में बहुत सारा कुछ समझाने और भी वाला हूं। अब देखिए आप, ये सारी चीजें सब हैं तो इन्हीं के साथ साथ, ठीक है, हमारे यहां पर एक देन रही है। ये सारी चीजें तो थी ही, लेकिन जो हमारा 70 वर्षों का नेशनल मूवमेंट रहा था, मतलब हमारा जो 1885 के बाद से, क्या बोल रहा हूं मैं, 1885 में 1880 बोल दूं मैं, 1880, यहां समझिए आप, ठीक है। अब इसके बाद थोड़ा सा और आप चीजों को समझिए कि जो हमारी स्वतंत्र, यह तो हमारे मुद्दे हैं कि इन मुद्दों को हमें दूर कहीं नहीं करना है थोड़ा, लेकिन उस समय एक और कुछ चीजें थी जो हमें हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने दी थी, नेशनल मूवमेंट ने दी थी। हमारे नेशनल मूवमेंट की कुछ विरासत हमारे पास थी। इंडिया का जो नेशनल मूवमेंट था, जो राष्ट्रीय आंदोलन था, उस राष्ट्रीय आंदोलन की कुछ विरासत थी। जो 70 इयर्स का हमारा नेशनल मूवमेंट रहा, उस 70 ईयर के नेशनल मूवमेंट की कुछ विरासतें हमें मिली हुई थी। इज दैट क्लियर? वो विरासत क्या थी? उस विरासत का जिक्र भी किया था किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। जवाहरलाल नेहरू ने जो इनका 14 अगस्त 1947 को इनका जो भाषण हुआ था जवाहरलाल नेहरू का, इनकी जो स्पीच हुई थी जवाहरलाल नेहरू की हमें आजादी मिलने के बाद, तो मतलब आजादी मिलने के बाद कंफर्म हो गई थी, तब जो इनकी स्पीच हुई थी तो उस स्पीच में इनका नाम इन्होंने दिया था ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। जो उनकी स्पीच का काफी फेमस नाम है, उनकी स्पीच, उनके भाषण का नाम था ये ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी। इज दैट क्लियर? तो ट्राइस्ट विथ डेस्टिनी जो नाम का भाषण रहा है, उसमें जवाहरलाल नेहरू ने हमारे 70 इयर्स का जो नेशनल मूवमेंट, स्वतंत्रता संग्राम रहा था, जो राष्ट्रीय आंदोलन रहा था, उस राष्ट्रीय आंदोलन की विरासत की चर्चा की। विरासत से मतलब कि हमें हमारा नेशनल मूवमेंट क्या देकर गया है, हमारे नेशनल मूवमेंट ने हमारे अंदर क्या चीजें पैदा की हैं। जो मैंने समझाया पहले आपको, वो तो सारे मुद्दे दिमाग में थे ही, लेकिन उन्होंने क्या जिक्र किया भारतीयों से, जब आह्वान किया तो इन्होंने क्या बोला होगा। इन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट जिन मुद्दों पर बल दिया, इन्होंने वो मुद्दे कौन से बताए कि जो हमारा 70 इयर्स का पूरा नेशनल मूवमेंट रहा है, उस नेशनल मूवमेंट की सबसे बड़ी देन हमारी थी राष्ट्रवाद। राष्ट्रवाद का मतलब नेशनलिज्म। नेशनलिज्म बहुत बड़ी देन थी, क्योंकि नेशनलिज्म का अपना रोल होता है। हमारी जो आजादी, उसमें देखेंगे आप, राष्ट्रवाद का विकास देखेंगे आप भारत में। जब मॉडर्न हिस्ट्री पढ़ेंगे तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपको राष्ट्रवाद, राइज ऑफ नेशनलिज्म देखने के लिए मिलेगा। जब मैंने मॉडर्न हिस्ट्री का आपको पहला लेक्चर पढ़ाया, जो इंट्रो मैंने पढ़ाया था, उसमें मैंने आपको बताया है कि हमारे यहां पर पहले क्या हुआ, राइज ऑफ रेनेसां, मतलब कि पुनर्जागरण, और पुनर्जागरण के बाद राइज ऑफ नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद का उदय। उस राष्ट्रवाद ने नींव डाली राष्ट्रीय आंदोलनों की, और राष्ट्रीय आंदोलनों से हमें कहीं ना कहीं आजादी मिली है। हालांकि पूरा लंबा योगदान है। तो नेशनलिज्म, राष्ट्रवाद अपने आप में एक बहुत बड़ा यहां पर पॉइंट या मुद्दा
हो जाता है। इज दैट क्लियर? तो इसको मैं केंद्र में रखना चाहूंगा कि राष्ट्रवाद बहुत बड़ी एक उन्होंने वहां पर एक बात बोली थी। ठीक है, अब इसमें और कुछ चीजें आ गई हैं जो आप देखने की कोशिश करिए। देखिए, राष्ट्रवाद के साथ साथ इन्होंने क्या बोला कि हमारा संविधान है उसमें सबसे इंपॉर्टेंट एक और कंसेप्ट रहेगा, वो है स्वतंत्रता। इज दैट क्लियर? स्वतंत्रता, जो इंडिपेंडेंस है, लोगों की जो इंडिपेंडेंस है, वो भी हम बनाकर रखेंगे। प्लस एक और इंपॉर्टेंट बात, हमारे यहां पर रिपब्लिक नेशन का कंसेप्ट बहुत इंपॉर्टेंट है। मतलब कि भारत एक गणराज्य रहेगा। आगे पढ़ाऊंगा, ये सारी चीजें मैं आपको आने वाली हैं। रिपब्लिक नेशन, क्योंकि ये लेक्चर अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया और आने वाले कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली के लेक्चर आपको अगर बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए, तो आपको आने वाला भारत का जो संविधान है उसके जो प्रावधान है बहुत ही इजी वे में समझ में आने वाले हैं। आपके कई सारे कंसेप्ट यहां से दूर होने वाले हैं। इज दैट क्लियर? तो किसी चीज की अगर आप नींव समझ लेंगे, ठीक है, तो कितना मजबूत आपको कर देगा भी आप खुद भी समझ सकते हैं। नींव जितनी मजबूत होगी उतनी अच्छी चीजें आगे की होंगी। तो स्वतंत्रता, रिपब्लिक नेशन और सबसे इंपॉर्टेंट डेमोक्रेसी। मैंने पढ़ाया पिछले लेक्चर में डेमोक्रेसी के टाइप्स वाइप्स सब। ठीक है, मतलब डेमोक्रेसी को हम क्या बोलते हैं? लोकतंत्र। तो सबसे इंपॉर्टेंट इन्होंने जिन बातों पर बात की वो थी डेमोक्रेसी और एक था राष्ट्रवाद। इज दैट क्लियर? ये दोनों चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण आने वाले समय में रहेंगी, क्योंकि इन्होंने जो ट्राई स्टेट डेस्टिनी इनका भाषण था उसमें बताया कि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन की ये विरासत है। हमारे राष्ट्रीय आंदोलन ने हमारे अंदर ये चीजें दी हैं, हमारे लोगों को ये सिखाया है। क्योंकि भारत के लोग बहुत ज्यादा जागरूक उस समय नहीं थे, लेकिन फिर भी जब स्वतंत्रता संग्राम के पहले भारत के लोग बहुत ज्यादा जागरूक नहीं थे, लेकिन इन सब चीजों की वजह से लोगों में जागरूकता आई थी। आ रही बात समझ में? क्यों? क्योंकि उस समय तो निरक्षरता भी बहुत ज्यादा थी। ये पॉइंट शायद मैं भूल गया हूंगा, ठीक है, आपको नहीं बताया होगा, लेकिन मैं बता दूं, निरक्षरता भी उस समय बहुत बड़ी हमारी क्या थी? कमजोरी थी। ठीक है, लिटरेसी जो हमारे यहां पर थी वो लिटरेसी रेट बहुत ही ज्यादा था। अगर मैं उस समय बात करूं तो मेल 25% लिटरेट थे, मतलब शिक्षित थे, और फीमेल करीब करीब 9%। आज से आप उसको मिला सकते हैं, अगर ये आंकड़े आप देखेंगे तो आज के भारत में और उस समय के भारत में कितना ज्यादा डिफरेंस है ये आपको देखने के लिए मिलेगा साथियों। ठीक है, तो निरक्षरता बहुत बड़ा एक मुद्दा था। और जब राष्ट्र में निरक्षरता बहुत ज्यादा है तो उस राष्ट्र के लोगों को अगर आप वयस्क मताधिकार के बारे में जानकारी देना और दूसरे अदर चीजों के बारे में जानकारी देना, डेमोक्रेसी क्या होती है, इन सब चीजों को समझाना, ये सारी चीजें कहीं ना कहीं थोड़ा सा मुश्किल भी होती है। हालांकि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि जो लोग सिर्फ शिक्षित है उन्हीं को सारी चीजें समझ में आती है, लेकिन कहीं ना कहीं शिक्षा का मानव के विकास में, एजुकेशन का ह्यूमन डेवलपमेंट में अपने आप में एक बहुत बड़ा रोल होता है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजें हमारे सामने हैं, तो उन्होंने इन सब चीजों का भी जिक्र वहां पर किया है। अब हम बात करते हैं कि जो कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली हमारी बनी, उस कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली के राजनीतिक सिद्धांत क्या क्या थे, वो कौन से राजनीतिक सिद्धांतों को लेकर आगे बढ़ी थी। उसके बाद आपको मैं फैक्ट समझाऊंगा। ठीक है, उसके बाद मैं आपको समझाने वाला हूं कि फैक्ट्स में इसके अंतर्गत क्या क्या चीजें आने वाली है। ओके, तो देखिए यहां पर देखेंगे तो देखिए आप, यहां कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली की चर्चा चल रही है, लेकिन कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में कुछ राजनीतिक सिद्धांतों की भी चर्चा की गई कि हमारे राजनीतिक सिद्धांत क्या रहेंगे, हमारी जो पॉलिटिक्स है वो पॉलिटिक्स किन किन थ्योरीज पर डिपेंड होंगी। तो हमारी जो राजनीतिक सिद्धांत है साथियों, मेंस के एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है। स्वतंत्रता, इंडिपेंडेंस, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट। समानता, इक्वालिटी, ठीक है, इंडिपेंडेंस। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस। ठीक है, राजनीतिक सिद्धांत मतलब हमारी राजनीति किन किन चीजों पर डिपेंड रहेंगी, या मूल्यांकन आप करें कि आज की राजनीति इन सब चीजों पर डिपेंड है या नहीं है। ठीक है, इसके अलावा हमारे मौलिक अधिकार वो सीधे इससे जुड़े हुए स्वतंत्रता से, फंडामेंटल राइट्स। ठीक है, फंडामेंटल राइट्स। इसके अलावा राष्ट्रवाद, अभी भी आ चुका था थोड़ी देर पहले, राष्ट्रवाद, नेशनलिज्म हमारे राजनीतिक सिद्धांतों में बहुत इंपॉर्टेंट होता है। धर्मनिरपेक्षता, ऐसा लग रहा है जैसे प्रियम्बल पढ़ रहे होंगे, बिल्कुल साथियों उसी से जुड़ा हुआ है सारा का सारा ये। ठीक है, इंडिया विल बी सेक्युलर नेशन रहेंगे। ठीक है, शांति मतलब पीस, उसी का बहुत ज्यादा फायदा उठाया पहले चाइना ने और आज भी उठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन आज मजबूत सरकार है जो कहीं ना कहीं शांति तो चाहती है, लेकिन देश के आन बान शान को दाव पे लगाकर बिल्कुल नहीं। इज दैट क्लियर?
हालांकि उस समय 1962 में भी हमें एक धोखा ही मिला था, हम ये कह सकते हैं, क्योंकि आने वाले मेरे कुछ लेक्चर्स होंगे, 2-2.5-3 घंटे का लेक्चर जरूर मैं बनाकर डालने वाला हूँ इंडो चाइना रिलेशन पर जल्द ही, ठीक है, काफी जल्द ही मिलेगा। लेकिन उससे पहले मैं कुछ कंसेप्ट आपके क्लियर करा दूं। तो शांति हमारी विदेश नीति का प्रमुख मुद्दा है। अगर आप देखेंगे तो पीस, शांति बहुत बड़ा मुद्दा है हमारी विदेश नीति का। प्लस हमारे जो आंतरिक मामले हैं उनमें भी हम चाहते हैं कि देश में शांति या पीस बनी रहे। इज दैट क्लियर? और इनके सबके साथ विकास, डेवलपमेंट, ये भी हमारा प्रमुख राजनीतिक सिद्धांत के अंदर रहेगा। अगर आप देखेंगे, कभी आपने 11th एनसीईआरटी खोलेंगे, 11th की जो एनसीईआरटी है पॉलिटी की, उसमें आपको सारा का सारा पूरा चैप्टर वाइज मिलेगा राजनीतिक सिद्धांत, पॉलिटिकल थ्योरीज। उस एनसीईआरटी का ही नाम है पॉलिटिकल थ्योरीज, ठीक है। उसमें आपको सारे चैप्टर वाइज मिलेंगे, स्वतंत्रता, समानता, सामाजिक न्याय, मौलिक अधिकार, राष्ट्रवाद, धर्मनिरपेक्षता, शांति और विकास, ठीक है ना। तो किसी भी राजनीति के ये सब सिद्धांत बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। मतलब हमारी राजनीति किन किन थ्योरीज पर डिपेंड रहेगी, वो किन किन बातों पर डिपेंड रहेगी, हमारी कंट्री की पॉलिटिक्स कैसी होगी, उसका आधार ये सब चीजें तैयार करेंगी। ये जो सारी चीजें हैं, ये सारी चीजें उसके आधार को तैयार करेंगी कि उसका आधार कैसा रहेगा। आई मेरी बात समझ में साथियों? अब यहां से आपको एक इंपॉर्टेंट चीज जानने के लिए मिली होगी, जो मैं आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूं, वो ये कि कहीं ना कहीं कौन कौन सी चीजें हमारे दिमाग में हो जब हम ये पढ़ें कि संविधान का निर्माण चल रहा है। तो आप थोड़ा सा उसमें जुड़ने की कोशिश कीजिएगा जब भी आप उसको पढ़ें कि संविधान का निर्माण चल रहा है, और संविधान के निर्माण को करते समय हमारे सामने क्या क्या मुद्दे हैं। तो क्या क्या मुद्दे थे, मैं फिर से एक बार पूरा बैकअप दे दे रहा हूं लेक्चर का आपको। जो मेन मुद्दे थे वो कौन कौन से मेन मुद्दे थे? वो मेन मुद्दे हमारे रहे हैं, निरक्षरता बहुत ज्यादा थी हमारे यहाँ पर, इकोनॉमिकली वीकनेस बहुत ज्यादा थी, मतलब आर्थिक पिछड़ापन काफी ज्यादा था हमारे यहाँ पर, बताया मैंने। सामाजिक असमानता हमारे यहाँ पर बहुत ज्यादा थी, हमारे यहाँ पर गरीबी बहुत ज्यादा थी, पॉवर्टी बहुत ज्यादा थी, हमारे यहाँ पर महामारी बहुत ज्यादा थी, हमारे यहाँ पर एग्रीकल्चर का विकास सही नहीं था, ये सारी चीजें थी। इज दैट क्लियर? इन सब चीजों का परिणाम, मतलब ये जो सब चीजें थी वो किसका परिणाम थी? अंग्रेजों के जो उपनिवेशकारी शासनकाल रहा है, मतलब जो ब्रिटिशर्स का कॉलोनियल सिस्टम रहा है, ये उसका एक बहुत बड़ा रिजल्ट हम कह सकते हैं रहा है। इज दैट क्लियर? तो ये सारी चीजों से हम जूझ रहे थे, ये हमारी समस्याएं थी, है ना। और जो हमारा राष्ट्रीय आंदोलन है उसने हमें क्या विरासत दी थी? राष्ट्रवाद दिया था, नेशनलिज्म दिया था, डेमोक्रेसी का कंसेप्ट हमें दिया था। ये सारी चीजें हमारे नेशनल मूवमेंट ने हमें दी थी। और राजनीतिक सिद्धांत कि जब जो आने वाली पॉलिटी होगी, मतलब जो आने वाला हमारा संविधान होगा, जब हम संविधान बना रहे हैं तो जो हमारा आने वाला संविधान होगा, तो हमने जितना सारे पिछले सिनेरियो को देखा है, मतलब हमारे नेताओं ने सोचा कि जो हमने पिछला सिनेरियो को पूरा देखा है, वो उस हिसाब से हम इन सब चीजों पर बेस्ड हमारे संविधान को बनाने की कोशिश करेंगे। मतलब आप देख रहे होंगे कि हमें कंट्री की एकता को भी बनाकर रखना है, इन सारे मुद्दों को भी लेकर चलना है। मतलब यहां से एक चीज आपके माइंड में आ गई होगी कि संविधान का निर्माण इतना कोई आसान काम नहीं था। इसीलिए लगभग 61 देशों के संविधान को स्टडी करने के बाद और पूरे कॉन्स्टिट्यूशनल हिस्ट्रीज को स्टडी करने के बाद हमारे संविधान का निर्माण करने के प्रारंभ हुआ, और बहुत विद्वत लोगों ने उसमें पार्टिसिपेशन किया। जैसे आप देखेंगे जब आप वनेगल राव साहब जैसे लोगों को जब आप देखेंगे, बहुत जबरदस्त व्यक्ति जो सिविल सर्वेंट रह चुके थे, ठीक है, जज रह चुके थे, जम्मू एंड कश्मीर के मुख्यमंत्री उस समय रह चुके थे, उस व्यक्ति के जैसे व्यक्ति सलाहकार हमारे यहाँ पर रहे हैं। उन्होंने सलाह दी हमारे कि संविधान कैसा होना चाहिए, जिन्होंने कहने संविधान के प्रारूप को तैयार करने में भी एक बहुत बड़ी भूमिका निभाई थी। अंबेडकर जैसे लोग, ठीक है, जवाहरलाल नेहरू जैसे लोग, जो काफी बड़े बड़े विद्वत लोग थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे लोग, काफी सारे ऐसे लोग रहे हैं जिन लोगों ने काफी ज्यादा दिमाग लगाया था, काफी ज्यादा चीजों को सोचा था, उसके बाद अच्छे तरीके से संविधान का निर्माण किया था। इज दैट क्लियर? आई बात समझ में? अब देखिए ये सारी चीजें हो गई, इसके बाद हम चर्चा करेंगे कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की। तो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का 2 मिनट में मैं आपको थोड़ा सा एक ब्रीफ को दे दूं कि कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का कहीं ना कहीं से कहां से चीजें कंसेप्ट में आई हैं। देखिए आप सबसे पहले अगर आप बात करेंगे तो हमारे यहां पर जो स्वराज विधेयक था, स्वराज विधेयक सबसे पहले, ठीक है, स्वराज जो एक हमारे यहां पर था, विधेयक था, तिलक के समय जब ये आया, ठीक है, 1895, तो उस समय तिलक ने स्वराज विधेयक में मांग की थी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली कि हमारी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली होना चाहिए जिसमें हमारे देश का संविधान, हमारे देश का प्रशासन, हमारे देश का शासन कैसा होगा ये हम तय करेंगे, वी विल डिसाइड। ठीक, इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट 1922 में जब नॉन कॉपरेशन मूवमेंट ऑलमोस्ट फिनिश हुआ, तो गांधी जी ने बहुत बढ़िया एक बात बोली। गांधी जी का कहना था कि किसी भी देश के जो लोग हैं, जो पीपल है उस कंट्री के,
ठीक है, पीपल ऑफ कंट्री, वो ही उस कंट्री की सोल है, आत्मा है। इसलिए जो भी कॉन्स्टिट्यूशन बनेगा, मतलब जो भी कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, जो भी संविधान सभा बनेगी, उस संविधान सभा में कहीं ना कहीं लोग जो वहां के लोगों की आवाज होनी चाहिए। मतलब किसी देश का संविधान उस देश के लोगों के द्वारा ही अच्छे तरीके से निर्मित किया जाना चाहिए। मतलब कहने का यह है कि उस देश के सभी वर्ग के लोगों की संविधान के निर्माण में बात सुनी जानी चाहिए। इज दैट क्लियर? मतलब कहने का वो एकता की तरफ ही कॉन्सेंट्रेट कर रहे हैं और वो ये बोल रहे हैं कि जो सोशल जस्टिस वाला मुद्दा है, मतलब जो सामाजिक न्याय वाला मुद्दा है, वो गांधी जी ने यहां पर केंद्र में रखा है कि जो हमारे यहां पर सोशल इनजस्टिस है, उसको जो जस्टिस नहीं मिल पा रहा है, एटलीस्ट कॉन्स्टिट्यूशन में ये हो कि सारे के सारे लोगों की वहां पर कहीं ना कहीं एक बात सुनी जाए। मतलब हमारे संविधान में सारे के सारे भारतीयों के लिए कुछ ना कुछ हो। इज दैट क्लियर? मतलब किसी को ऐसा ना लगे कि संविधान में हमारे लिए चीजें नहीं है। तो मतलब किसी भी देश का संविधान उस देश के लोगों के अनुसार बनना चाहिए। तो 1895 तिलक, 1922 कौन? महात्मा गांधी ने यह बात बोली। उसका 1924 मोतीलाल नेहरू ने कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली की मांग की कि संविधान सभा बननी चाहिए। इसी के बाद में साइमन कमीशन के बाद इन्होंने फिर नेहरू रिपोर्ट दी। इसी के साथ क्रम में जब आप आगे बढ़ेंगे तो आप आगे देखेंगे जो एम.एन. रॉय साहब थे, उन्होंने भी संविधान सभा की मांग की कि भारत के पास अपनी संविधान सभा होनी चाहिए। फिर इन्हीं के स्वर को आगे बढ़ाते हुए 1939 में जवाहरलाल नेहरू ने, JWN जवाहरलाल नेहरू 1939, जवाहरलाल नेहरू ने बड़े स्तर पर मांग रखी कि भारत को एक संविधान सभा मिलनी चाहिए और भारत का संविधान कैसा हो, भारतीयों के द्वारा तय होना चाहिए। इज दैट क्लियर? इसी क्रम में जब भारत में क्रिप्स मिशन आया, ठीक है, तो उस क्रिप्स मिशन ने कहीं ना कहीं 1942 में इंडिया में कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली बनेगी, भारत को कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली दी जाएगी संविधान के लिए, इस बात को स्वीकार किया। और अंत में कहीं ना कहीं अगर हम देखेंगे तो कैबिनेट मिशन और उसके बाद हमारे संविधान सभा का क्या होता है, निर्माण होता है। मतलब कहने संविधान सभा के निर्माण के पीछे काफी कुछ चीजें जुड़ी हुई है। इज दैट क्लियर? आई होप साथियों इस लेक्चर में जो मेरा बेसिक कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली का बेसिक था वो आपको समझ में आया होगा मेंस के अप्रोच के हिसाब से। एंड नेक्स्ट इंपॉर्टेंट बात अब आपको ये ध्यान रखनी है कि जब आप अगली चीजें इसमें पढ़ेंगे, जब लेक्चर्स आप आगे मेरे पढ़ेंगे, तो उसमें आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीजें, जो सारी चीजें वो ध्यान रखनी है। और अगले लेक्चर में जो कॉन्स्टिट्यूंट असेंबली वाला पार्ट है, उसके जो फैक्चुअल कंटेंट्स हैं, ठीक है, कि संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर को क्या हुआ, 11 दिसंबर 1946 को क्या हुआ, 13 दिसंबर 1946 को उद्देश्य प्रस्ताव कैसे आया, ठीक है, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा इससे कैसे जुड़े हुए हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इससे कैसे जुड़े हुए हैं, ये सारे के सारे फैक्चुअल कंटेंट है साथियों, वो अगले लेक्चर में आपको समझाने वाला हूं। आई होप आप मेरे लेक्चर्स को बहुत अच्छे तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। पॉलिटी का मेरा लेक्चर एंजॉय कीजिए, देखिए इसको, अच्छे से नोट्स बनाइए और निरंतर पढ़ते रहिए। ठीक है, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच।